हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये जो हिंदी की क्लास है, जो हम एसएससी जीडी वालों के लिए लेकर आते हैं। किसके लिए लेकर आते हैं? एसएससी जीडी वालों के लिए लेकर आते हैं। ये क्लास हमारी रोज़ शाम कितने बजे? ये रोज़ शाम 5 बजे होती है। ये हमारी क्लास रोज़ शाम 5 बजे होती है, जिसमें हम हिंदी के बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आते हैं। जुड़े रहिए आप मेरे साथ। एसएससी जीडी का पेपर जनवरी में संभावित है। 1 डेढ़ महीने आपके पास है, 40-45 दिन है आपके पास प्रैक्टिस के लिए। मैं हिंदी की प्रैक्टिस मैं हिंदी की इतना अच्छा अभ्यास कराऊँगा, मैं आपकी हिंदी को इतना अच्छा करा दूँगा, वादा है मेरा। मैं पूरे नंबर की मेहनत करवाऊँगा। कितने की? पूरे में पूरे। अब तो 20 प्रश्न पूछे जाएँगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में? हिंदी में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ 20 प्रश्न। और मैं 20 में 20 दिलवाऊंगा आपको। आप बस मेरे साथ 40-45 दिन जुड़िए तो आप सभी क्लास लीजिए। ये जीडी वाली 5 बजे ये भी लीजिए, एक यूपी पुलिस की 8 बजे आती है वो भी लीजिए। और मैं रात्रि 9 बजे एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ 7000 प्रश्नों की, टॉपिक वाइज हिंदी, कंप्लीट हिंदी, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, बीडीओ, टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, कोई भी एग्ज़ाम हो, डेप्थ में एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। 30 से 35 दिन वो सीरीज चलने वाली है। आप उसे भी पढ़ना, उसे भी जुड़ना, फिर बताना, एक भी नंबर आपका इधर उधर नहीं होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप हमारी जो सॉरी, चलिए हमारी जो क्लास की अपडेट होती है वो आपको कैसे मिले? कोई भी अपडेट तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। क्या नाम है? आमोद सर हिंदी। आप टेलीग्राम आप आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ लिखिए आमोद सर हिंदी और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम वहीं पर देते हैं। ठीक है, चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। थोड़ी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है ना, जुकाम खांसी है। मैं आपकी क्लास, चिंता मत करिए, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। पूरी एनर्जी के साथ क्लास में कोई कमी नहीं रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत शानदार जवाब, आज आपको 12-13 दिन हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। मेरी आपको सलाह है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद ये ज़रूर बताइए आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। निर्देश पढ़िए। 76 से 78 नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक का उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प बताइए। बहुत शानदार। निर्देश को बड़ा प्यार से पढ़ा करिए। जो नए हैं, जो बिगिनर हैं, निर्देश को बड़े आराम से पढ़ें। चलो बताइए, पानी पीकर जात पूछना क्या कहलाता है? पानी पीकर जात पूछना क्या कहलाता है? पानी पीकर, भैया पहले तो पानी पी लिया, फिर जात पूछ रहे हैं तो क्या होगा? काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर जात पूछने का मतलब क्या है? काम निकलने के बाद सोचना। क्या सोचना? काम निकलने के बाद सोचना। बहुत अच्छे, बड़ा शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा, अलग अलग आंसर हो सकता है किताबों में। चलिए
विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? सॉरी, विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? बताइए सर। विहंगम दृष्टि का अर्थ सम्यक दृष्टि है, यही माना है, आयोग ने माना है सम्यक दृष्टि। बहुत सारे लोग सरसरी दृष्टि करेंगे, गलत है। विहंगम, अब उनकी गलती थोड़ी नहीं है जो सरसरी करेंगे, क्योंकि किताबों में कुछ में दिया है सरसरी, लेकिन हमने इस पे सर्च किया इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी ने कहा है विहंगम दृष्टि का है सम्यक दृष्टि। विहंगम दृष्टि का मतलब है किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर दूर से नजर रखो, उसका संपूर्ण चित्रण आपकी आंखों में छप जाए, उसे विहंगम दृष्टि कहते हैं। जैसे जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो नीचे, जैसे चील है, चील आकाश में उड़ती है और नीचे सब पे दृष्टि रखती है, तो कह सकते हैं चील विहंगम दृष्टि रखती है। उसका चित्रण बड़ा चित्रण होता है, पृथ्वी का काफी ज्यादा चित्रण, काफी ज्यादा चीजों को एक बार में देख लेती है, क्योंकि वो दूर से देखती है, उसकी दृष्टि विहंगम दृष्टि है, तो उसे विहंगम दृष्टि कहते हैं। बहुत शानदार। इसका जवाब भी देना और देखना कितने लोग गलत जवाब देते हैं। इसके गलत जवाब आएंगे, मैंने पहले कह दिया। चलो बताइए, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बताइए इसका क्या अर्थ है? टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, क्या मतलब है? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए मैं बताता हूं, इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर सुन लो पहले, इसका आंसर ए नहीं होगा। बहुत लोग करेंगे और बहुत लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कर देंगे, टूटा धनुष, टूट चाप मतलब टूटा धनुष, और नहीं जुड़े रिसाने, क्रोध करने से नहीं जुड़ता है। इसका लगभग मतलब यही है, लेकिन लेकिन ये नहीं है। इसका अर्थ है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ रट लेना। आंसर होगा डी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। सर ये कैसे है ना, यही आयोग ने माना है। अब समझ लो क्यों माना है, तर्क सुनो। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, जैसे टूट मीन्स टूटा, चाप मीन्स धनुष, धनुष टूट गया है तो ये जुड़ता नहीं है। रिसाने मीन्स गुस्सा करने से, गुस्सा करने से थोड़ी नहीं जुड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ, लेकिन ये मुहावरा है, ये अर्थ थोड़ी नहीं देगा, ये कुछ थोड़ा सा विशेष अर्थ देता है। मुहावरा हमेशा विशेष अर्थ देता है। तो सर क्या अर्थ है? देखो, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, जैसे मैं कह रहा हूं, एक दो, मैं दो करेक्टर ले लेता हूं। एक श्याम था, एक राधा थी। तो राधा श्याम के लिए पानी लेकर आई। राधा जब पानी लेकर आई तो वो गिलास कांच का था, कांच के गिलास में पानी लेकर आई, गिलास हाथ से छूटा, नीचे गिरा और गिलास टूट गया। गिलास टूट गया, जैसे ही गिलास टूटा, अब श्याम गुस्सा करने लगा, तुमने तो गिलास तोड़ दिया। तो तभी ये कहावत बनी। अब बताओ, गुस्सा करने लगा तो क्या अब गुस्सा करने से गिलास जुड़ जाएगा? नहीं, तो नुकसान हो गया ना। अब नुकसान होने पर क्रोध करना, तो ये तो व्यर्थ की बात है ना। नुकसान होने पर क्रोध करना अब तो ठीक नहीं है, क्योंकि अब गिलास नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। भैया नुकसान हो गया है, क्रोध करना व्यर्थ है। टूटे चाप नहीं जुड़े रिसाने, टूटी हुई वस्तु गुस्सा करने से नहीं जुड़ती, अर्थात अब नुकसान हो गया है, अब इस बात पे क्रोध करना व्यर्थ है, इस बात पे क्रोध करना व्यर्थ है। बहुत शानदार, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। समझ आया है तो यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए हमारा अगला सवाल है, 79 से 81 नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए।
शुद्ध वाक्य को चुनना है। बहुत बढ़िया, ये जीडी में 2-3 प्रश्न जरूर आएंगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, पूछे जाते हैं तो आप ढूंढिए। चलो बताइए शुद्ध वाक्य। बहुत बढ़िया, वह एक महिला विद्वान थी। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। चलो ढूंढिए, वह एक महिला विद्वान थी, क्या ये सही है? आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महिला विद्वान नहीं होती, विद्वान तो पुरुष होता है, महिला विदुषी होती है। महिला के लिए विदुषी आना चाहिए। चलिए सर, वह एक विदुषी महिला थी। हाँ सर, ये सही हो सकता है, लेकिन आगे भी देख लो, क्या पता इससे ज्यादा सटीक हो। वह विदुषी थी महिला, महिला विदुषी थी, ये सही है, लेकिन ये वह थी विदुषी थी वह, ये गलत है। कैसा लिख दिया? वह एक विद्वान महिला थी, विद्वान तो बिल्कुल नहीं आएगा, ना सी ना डी ना सी ना ए, तो कौन सा वाला सही होगा? सर ये सही होगा, आंसर ए, सॉरी आंसर वी। वह एक विदुषी महिला थी। कैसी थी? विदुषी। अच्छा, आपसे पूछूं, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग कैसा होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। विदुषी शब्द महिला के लिए प्रयोग होता है और विद्वान शब्द पुरुष के लिए प्रयोग होता है। पुरुष के लिए, जैसे मैं कहूँ वह लड़का बहुत विद्वान है, तब हम ये नहीं कह सकते वह बहुत विदुषी है, तो गलत हो जाएगा। ये व्याकरण के नियम हैं। बताइए, एक और मौका है आपको। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बता दीजिए। बताइए कौन सा सही है? यहाँ भी कंफ्यूजिंग होगी, 2 विकल्पों में आप उलझोगे, मैं जानता हूँ। बताइए। चलो मैं बताता हूँ। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, क्या इसमें गलती है? हाँ, छात्र अनुशासन प्रिय नहीं, छात्र अनुशासित होना चाहिए, ये होना चाहिए था, अर्थात पहला विकल्प गलत हो गया। अच्छा, आगे पढ़ो। यह मनुष्य को अमानवीय बनाता है। सर इसमें कोई गलती नहीं लग रही, ये सही हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं और भी देख लो। साधनों का विकास करने होंगे। सर जी ये तो सीधा सीधा दिख रहा है गलत है। साधनों का विकास करना होगा होना चाहिए, करने होंगे नहीं। अगला विकल्प बताइए। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, ये भी गलत है, ये होना चाहिए था बहुत पेड़ खड़े हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? वी वाला ही सही है। यह मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये मनुष्य को अमानवीय बनाता है। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, इसी तरह लगे रहिए। चलिए आगे बताइए। बहुत बढ़िया जवाब, शानदार। बताइए, आ जाइए इस वाले प्रश्न पर आइए और दीजिएगा कौन पहले देता है आंसर। बताइए, बहुत बढ़िया, शानदार। बताइए कौन सा शुद्ध है? चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ध्यान से सुनना, बारीकियां सीखा करो। मैं जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ, और सबसे अच्छी बात है जब मैं समझाता हूँ तो आप सुनते भी हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप उस समय कमेंट नहीं करते, जब मैं समझाता हूँ तो आप बड़े ध्यान से सुनते हो, ये हमने नोटिस किया है। चलिए, और हमारी क्लास में कोई फालतू बात भी नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, शानदार। चलो मैं आप समझाता हूँ, अब सुनिए। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। सर हो सकता है सही, इसमें गलती नहीं आ रही नजर, इसे थोड़ा होल्ड पे रखिए। जब ऐसा पहला ही सेंटेंस दूसरा ही मिल जाए तो होल्ड पे रख दिया करिए इसको। आगे पढ़ लो। वह सप्रमाण के साथ अपने बात बताइएगा। ये तो गलत है भैया, बताइएगा, और एक कहाँ गलती है? एक तो ये गलती है, एक इसमें है सप्रमाण या के साथ। तो सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाण के साथ, तो या तो के साथ नहीं आना चाहिए था या सा नहीं आना चाहिए था। ये गलती हो गई। आगे पढ़ लो। तो दूसरा वाला तो गलत है, वो है प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। प्रमाण के सहित नहीं, प्रमाण के साथ,
या होना चाहिए वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो सी भी गलत है। क्या क्या होना चाहिए? वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, या फिर ऐसे लिखा हो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये के नहीं आना चाहिए। सर तो ये भी गलत है। जी बिल्कुल गलत है। आगे पढ़िए, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। सहित भी आ गया और यहाँ भी सा आ गया। सप्रमाण का मतलब ही होता है प्रमाण सहित। सप्रमाण का मतलब है प्रमाण सहित, और सहित अलग से भी लिख गया, तो ये तो गलती है ना। ये डी भी गलत है। आंसर कौन सा सही होगा? सर आंसर इसका सही होगा आंसर ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का एनालिसिस आपको समझ आया होगा। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ये अच्छे बच्चों की निशानी है कि जब मैं समझाऊं तो आप सुनते हैं। ये पढ़ने वाले लोगों की निशानी है। बहुत शानदार। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल से और लोगों को भी जोड़िए। अब बताइए कि एक हिंदी वाले सर हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आप उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और जुड़िए हमारे चैनल से। मैं हिंदी को इस लेवल तक कर दूंगा। आप 1-2 महीने मेरे साथ जुड़िए, तो आप खुद बताओगे जीडी का पेपर दे के आओगे, आप खुद बताओगे आप पेपर दे के आओगे पुलिस का। और जब मैं रात्रि 9 बजे वाली क्लास आपको 1 महीने पढ़ा लूँगा, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे के आना और बताना मुझे सर क्वेश्चन वहाँ से आए कि नहीं आए, मेरा एनालिसिस, मेरा विश्लेषण आपके काम आया कि नहीं आया। मैं नहीं, आप खुद बताओगे। चलिए, बहुत शानदार। 82 से 84 नीचे दिए गए शब्दों में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। बताइए भैया। शुद्ध अशुद्ध भी पूछे जाते हैं, वाक्य भी पूछे जाते हैं शुद्ध अशुद्ध, और वर्तनी भी पूछी जाती हैं, है ना? अच्छा सर, तो अभी बता रहे, बताओ भैया शुद्ध अशुद्ध वाक्य बता दो फिर, अगर पता है तो बता दो। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? सर इसमें शुद्ध अप्रत्याशित कैसा लिखा जाएगा? सर इसमें अप्रत्याशित कैसा लिखा जाएगा? बताइए। अगर अगर बता सकते हो तो बता दो, इसमें अप्रत्याशित कैसे लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब, शानदार प्रश्न, शानदार आप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बहुत शानदार। चलिए, अब क्या मैं आपको जवाब दे दूं? क्या मैं आपको जवाब दे दूं? आपके आंसर आ गए हैं, तो देखिए इसका जवाब होगा, इसका जवाब क्या है? अप्रत्याशित। क्या बात है, सबने सही दिया है, अप्रत्याशित सी सही होगा। बहुत अच्छे। ये होता है ना प्रैक्टिस का मज़ा। आप रोज़ आते हो पढ़ने, उसी का तो ये फ़ायदा उठाते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें बिना पढ़े ही आप कर लोगे अगर रोज़ अभ्यास करने आते हो। आपका ही फ़ायदा है। ठीक है? थोड़ी-सी एमबी ही तो खर्च हो रही हैं, बचा के रखा करिए, बचा के रखा करिए पढ़ने के लिए, मेरी क्लास के लिए। मैं हिंदी और जीएस आपकी अच्छी करा दूँगा, परेशान मत होइए। चलो शुद्ध बताइए, स्रोत कौन-सा वाला स्रोत शुद्ध लिखा है? बहुत बढ़िया, शुद्ध स्रोत कौन से ऑप्शन में सही है? शुद्ध स्रोत कौन से ऑप्शन में सही है? सर ये स्रोत जो डी ऑप्शन में लिखा है, ये स्रोत बिल्कुल सही है। जो डी ऑप्शन में लिखा है, ये स्रोत सर बिल्कुल सही है। तो बताइए, अगला वाला प्रश्न फिर करिए। बहुत जल्दी-जल्दी कमेंट करिए। 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन पीडी ये है, ठीक है। यहाँ है, यहाँ है। पीडीएफ कभी-कभी इधर-उधर हो जाती है, क्योंकि सिस्टम पर जब लोड पड़ता है। चलिए, बताइए स्वाति कैसा लिखा जाएगा? जल्दी-जल्दी जवाब दो, देखें किसका आता है। स्वाति कैसे लिखा जाएगा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ये होगा। अब लोग कन्फ्यूज़ होंगे ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। तो स्वाति होता है, स्वाति नहीं होता, स्वाति। स्वाति, आंसर सही होगा सी, स्वाति। बहुत शानदार। अगर जिसको नहीं आया है वो सीख के जाएगा। प्रैक्टिस की अच्छी बात क्या है, जिसको नहीं आता है वो सीख लेता है। अब मान लो यही क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जाम में आ जाए, तो बहुत सारे लोग डी कर देंगे, जिस ता पर बड़ी की मात्रा लगी है। तो मैंने कहा है एग्जाम से पहले यही गलतियां कर लो प्रैक्टिस में, सबसे अच्छी बात यह है। और जब एग्जाम में उतरो, जब उस खेल के मैदान में उतरो, तो आप
अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ दो, ठीक है, उस अर्जुन की तरह चक्रव्यूह को भेद दो। ऐसे अभ्यास करना है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। क्या बात है, बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द पता है, आप लोग सोच रहे होंगे अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ दूं। अभिमन्यु तो मारे गए थे, 7वां दरवाजा चक्रव्यूह में तोड़ा था तब। वो इसलिए मारे गए थे, उनके जो जिससे वो लड़ रहे थे ना, उन्होंने कायरता की थी, एक साथ वार कर दिया था। पहले नियम था एक व्यक्ति से एक ही लड़ेगा, अभिमन्यु पर चारों तरफ से आक्रमण होने लगे थे। यदि एक एक करके आक्रमण करता तो कोई जीतता नहीं उनसे। महाभारत अच्छे से देखना, उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, अन्याय हुआ था। वो है स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वो है स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या कहलाती है? वो है स्त्री क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए। जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वो है क्या कहलाती है? जिसका पति, अच्छा दीजिएगा जवाब। अब आप कंफ्यूज हो गए, मैं आंसर बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसका आंसर होगा जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पथ का। क्या होगा आंसर? आगस पथ का। अब आप सोच रहे हो सर गलत बता रहे हो, हमने तो आगत पथ का पढ़ा है। गलत नहीं बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे। आपने भी पढ़ा है, वो भी सही पढ़ा। अब आप कहोगे कैसे सर? देखिए, आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, बस गलती हो गई। वो है स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अभी आया नहीं है, आने वाला हो, तो उसके लिए होगा आगमिष्य पथ का। लेकिन आगत पथ का किसे कहते हैं? जिसका पति परदेश से लौटा हो। जिसका पति, दोनों में अंतर है, ये बारीकियां हम ही बताएंगे। जिसका पति परदेश से लौटा हो, लौटा हो का मतलब लौट चुका हो। जिसका पति परदेश से लौट चुका, यहाँ पति आ चुका है, और 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 इस क्वेश्चन में पति आने वाला है। तो जब पति लौटा हो, पति आ चुका हो, तो आगत पथ का, और जिसका पति आने वाला हो तो आगमस पथ का। क्या होगा? आगमिष्य, आगमिष्यत पथ का। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन समझ आया होगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और छापिए इस क्वेश्चन को। ऐसी बारीकियां कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा ऐसी बारीकियां, आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए। चलिए, अच्छा मैं और पूछ लूं, आपकी नॉलेज बढ़ा दूं? तो इसका आंसर पहले देख लो, फिर से मैं एक बार टिक कर दूं। आंसर होगा डी, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमस्यत पथ का। जिसका पति परदेश से लौटा हो मतलब आ चुका हो, तो इसका आ चुका है तो आगत पथ का, इसका अभी आया नहीं, आने वाला है। अच्छा, प्रोसित पथ का किसे कहते हैं? क्या आप बता पाओगे? प्रोसित पथ का, तो प्रोसित पथ का उसे कहते हैं जिसका पति परदेश चला गया है, और पति के परदेश जाने पर जो स्त्री दुखी है, पति के परदेश जाने पर दुखी स्त्री को प्रोसित पथ का कहते हैं। तीनों लिख लीजिए। क्लास खत्म हो, वीडियो पीछे करके कॉपी में छाप लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार चीजें सीखने को मिली होंगी आपको। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही रोज एक चीज सीखोगे ना नई। आज तो आपने 2-3 पहले सीख ली हैं, एक और नई बात अभी सिखाऊंगा, सीखने के लिए रेडी रहना। बहुत शानदार। जो पूजा के योग्य हो वो क्या कहलाएगा? पहले आप जवाब दीजिए। जो पूजा के योग्य हो वो क्या कहलाएगा? जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे पूजनीय कहेंगे। जो पूजा के योग्य है उसे पूजनीय कहते हैं। कौन सा वाला सर पूजनीय? जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी हो, पूजनीय। आप कहोगे ये वाला क्यों नहीं है? इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है। जो विकल्प सी में लिखा है पूजनीय, इसमें पूजनीय लिखा है। अच्छा, अब बहुत लोग कर रहे होंगे पूज, जो पूजा के योग्य हो पूज। तो आपकी डाउट क्लियर कर दें, आपका जो संदेह है उसका समाधान कर दें। तो इसका आंसर होगा ए। सर पूज्य नहीं होगा, नहीं। पूज्य कब होगा? बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना।
देखिए, जिसे पूजा जाए, जिसकी पूजा की जाए वो है पूज्य। जिसकी पूजा की जाए, ध्यान से सुनना दोनों में अंतर। जिसकी पूजा, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी पूजा की जाए वो क्या है? पूज्य। और जो पूजा के योग्य हो वो पूजनीय। कहोगे सर तो अंतर क्या है दोनों में? जिसकी पूजा की जाए और जो पूजने पूजा के योग्य हो, बात तो एक एक नहीं है, बात एक नहीं है, अलग है। कैसे? कि जिसकी पूजा की जाए इसका मतलब है कि इसकी पूजा आप कर रहे हो, इसकी पूजा आप कर रहे हो तभी कहोगे जिसकी पूजा की जाए, तो होगा पूज्य। और जिसकी पूजा आपने कभी नहीं की लेकिन की जा सकती है उसे कहेंगे पूजनीय। जैसे जैसे हम लोग कार्ड छपता है ना हमारे बूढ़े दादा दादी समाज में, देखो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, बुरा नहीं लगना चाहिए। हम लोगों के बूढ़े दादा दादी की डेथ किसी की हो गई होगी, किसी की होगी, तो उस कार्ड छपवाते हैं ना वो 13वीं अशांति हवन वाला, उसमें क्या लिखते हैं? हमारे पूजनीय दादाजी, पूजनीय दादाजी, दादी जी पूजनीय। क्यों लिखवाते हैं? पूजनीय दादाजी क्यों लिखवाया? क्योंकि ये पूज्य नहीं थे, अभी तक इनकी पूजा थोड़ी नहीं की थी। पूजा अब पूजा इनकी करेंगे भैया, है ना भारतीय संस्कृति में जब हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी जी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें घर में उनकी स्थापना की जाती है, तब वो हमारे लिए पूजनीय हैं, पूजा के योग्य हैं। तो उस कार्ड में इसीलिए लिखवाया जाता है अभी पूजा नहीं की, ये पूजनीय हैं, ये पूजा के योग्य हैं, अभी पूज्य नहीं है। जब वो उन्हें पूजने लगते हैं तो कहेंगे पूज्य। जैसे बजरंगबली हमारे लिए क्या है? हनुमान जी पूज्य हैं, शंकर भगवान पूज्य हैं क्योंकि हम पूजा करते हैं। ठीक है, आई बात समझ? आई बात समझ? तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ये बारीकियां लिख लीजिए, ये बारीकियां, ये एनालिसिस बड़ी मेहनत से मैं आपको निकाल कर बताता हूँ, बड़ी मेहनत से। चलिए आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। कहाँ है? आजाद, अजात शत्रु कहते हैं, आजाद शत्रु नहीं, अजात शत्रु। अच्छा, जिसकी भुजाएं लंबी लंबी हों उसे क्या कहेंगे? अजान बाहु। गांधी जी को अजान बाहु कहा जाता था, जिसकी भुजाएं लंबी लंबी हों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। 88 से 91 नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। करिए भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति। बताइए सत्य और अहिंसा का संबंध है, सत्य और अहिंसा का कैसा संबंध है? भीषण संबंध है, विकट संबंध है, निकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। तो सत्य और अहिंसा का सर घनिष्ठ संबंध है। बहुत शानदार जवाब, सबका सही जवाब है। चलिए, मानसरोवर तक पहुंचना है, मानसरोवर तक पहुंचना क्या है? निर्गम है, दुर्गम है, दुर्लभ है, दुष्कर्म है। तो मानसरोवर तक सर पहुंचना दुर्गम है। क्या है? दुर्गम है। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत शानदार। आगे चलते हैं, बताइए सांप्रदायिकता की आग देश में हुई है, तो सांप्रदाय की आग देश में क्या समाई हुई है, पनपी हुई है, देश में भड़की हुई है या लगी हुई है? तो क्या सही आएगा? लगी हुई है। सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा डी। बहुत शानदार, जल्दी जल्दी जवाब देना, जल्दी जल्दी करना। चलिए, भारत की खालिस्तान रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो भारत की किसकी रक्षा करना? भारत की अन्विता का रक्षा करना, भारत की सुस्मिता का रक्षा करना, भारत की अस्मिता का रक्षा करना, भारत की विस्मिता की रक्षा करना। तो किसकी रक्षा करना? क्या आएगा ऑप्शन में? सर ऑप्शन में आएगा भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।
अच्छा, ये सर सही है। तो अस्मिता मीन्स होता क्या है? अस्मिता मीन्स होता है अभिमान। क्या होता है? अभिमान। जो भारत का अभिमान है कि भारत होने का जो अभिमान है, मैं उसकी रक्षा करूँगा, मैं उस अस्मिता की रक्षा करूँगा। भारत को अभिमान तो है ना, भारत का जो गर्व है, प्राउड है कि हम भारत हैं। प्रस्तावना तो पढ़ी होगी ना, हम भारत के लोग। तो भारत अपने आप पे गर्व करता है, भारत देश को गर्व है। तो भारत की जो गर्व करना है ना भारत का, वो ही कहलाता है अस्मिता। चलिए, बहुत शानदार। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश पढ़ लीजिए। 92 से 94 नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ त्रुटि ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले को चुनें, और त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनें। बहुत बढ़िया। बताइए, बताइए। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। क्या गलती है इसमें? बारीकी से पकड़िए, मैं आपको मौका देता हूँ। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। हर प्रकार नहीं, सभी प्रकार होना चाहिए। सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है। यहाँ गलती है, आंसर ए में गलती है। आया हुआ प्रश्न है आंसर ए। अब बता दीजिए, आपके लिए प्रश्न है, आप बताओगे। बताइए गलती। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। पकड़ ली गलती? पकड़ ली होगी, पकड़ ली होगी। बहुत शानदार। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े नहीं, सेना वीरता के साथ लड़ी। कहाँ गलती है? ऑप्शन सी में गलती है, क्योंकि सेना वीरता के साथ लड़े नहीं, सेना वीरता के साथ लड़ी। चलिए, आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, बता दीजिए। बताइए कहाँ गलती है? जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था। बताइए, ढूंढ पाए हो क्या? तो आंसर दीजिए। सर बिल्कुल ढूंढ लिया है। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था नहीं, 8 बजे थे। क्या होना चाहिए? 8 बजे थे। तो गलती कहाँ है? 8 बजा था में गलती है, ऑप्शन सी। चलिए, बहुत शानदार जवाब। ये प्रैक्टिस का मजा है, आप रोज जुड़ते हो। ये ना क्वेश्चन हलवा लगने लगेंगे कुछ दिनों बाद। हिंदी आपकी जुबान पर होगी, इतना अभ्यास करवाएंगे। चलिए, 95 से 97 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। भैया विलोम शब्द बता पाओगे? सर बिल्कुल, बिल्कुल बताएंगे ना विलोम शब्द। तो बता दीजिए, चिरंतर का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन मीन्स होता है जो अमर है, जो लंबे समय तक रहे, जिसका नाश ना हो, उसे चिरंतन कहते हैं। तो सर इसका विलोम होगा नश्वर, जिसका नाश हो जाए वो नश्वर है। इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। चलिए, सन्यासी, सन्यासी का विलोम क्या होगा? ये आपका गलत, काफी लोगों का गलत जवाब आएगा। पर कॉपी पेन लेके बैठिए, उसे लिख लेना। आज गलती हो जाए तो हो जाने दो, अगली बार सन्यासी का विलोम शब्द गलत ना हो। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सर गृहस्थ होगा। सन्यासी का राजा मत करना, ना भोगी करना, योगी का भोगी होता है। सन्यासी का होगा गृहस्थ। सन्यासी का क्या होगा? गृहस्थ। चलिए, बहुत बढ़िया। बस 2-3 प्रश्न और बचे हैं। स्वकीया का विलोम शब्द क्या है? ये तो सबको पता है ना। स्वकीया का विलोम शब्द, जल्दी से टाइप करिए। स्वकीया का, बहुत शानदार, सबके जवाब अच्छे हैं, क्या बात है। क्या है? परकिया। स्वकीया का क्या है? परकिया। चलिए, आगे चलते हैं। बस 3-4 प्रश्न और हैं। बताइए। पर्यायवाची शब्द के लिए 4-4 विकल्प हैं। बताइए कौन से हैं? विभा भरी, विभा भरी। विभा भरी किसका पर्यायवाची है? सर विभा भरी ये रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि।
और रात्रि को सर क्या और कहते हैं, इसको छड़दा भी कहते हैं। विवाह भरी का पर्यायवाची है छड़दा। बताइए ये तरड़ी शब्द यदि पहले मेरा प्रैक्टिस सेट आपने लगाया है तो बताया था। देखो तरुड़ मीन्स होता है नवयुवक, तरुड़ी मीन्स होता है तरुड़ी बड़ी की मात्रा तरुड़ी नवयुवती, और तरड़ी मीन्स होता है सूर। अगर ता और रा पे छोटी की मात्रा और डा पे छोटी की लगा दी जाए तो तरडी मीन्स हो जाती है नाव। क्या हो जाती है? नाव। बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तरंगड़ी कह दें तो तरंगड़ी नदी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। चलिए बताइए दिनकर किसका पर्यायवाची है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न, सब जवाब गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करना, हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। दिनकर किसका पर्यायवाची है? सर ये तो सूर्य का है। दिनकर, दिनकर या सूर्य कहें, दिनकर कहें या प्रभाकर कहें, ये किसका पर्यायवाची है? ये सूर्य का पर्यायवाची है। आंसर सही होगा डी। तो बताइए आज का हमारा सेशन कैसा लगा? 25 में से कितने प्रश्न सही हुए? और आज क्या आपने कोई नई बातें सीखी? तो कमेंट बॉक्स में नाइस सर, बहुत अच्छे, ऐसे कमेंट आने चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं हर रोज़ दुगनी ताकत से आता हूँ प्रैक्टिस सेट लेकर, और नए नए प्रश्न लेकर आऊँगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप टेलीग्राम पे जाइए और टाइप कीजिए आमोद सर हिंदी, हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। क्लास से संबंधित सारी अपडेट वहीं मिलेगी। हाँ, क्लास के अंत में मैं एक बार फिर से बता दूं, 20 नवंबर से रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज कंप्लीट हिंदी 7000 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ रात्रि 9 बजे। आप सभी जुड़िए हमारे साथ। तो आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।